Hello viewers, my name is भावना माथुर, lecturer electronics from GWPC अजमेर। आज मैं आपको SCR हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगी विथ RL लोड। मतलब उसमें जो लोड है वो रजिस्टिव ना होके रजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों है, यानी R और L दोनों को लोड में लगाया गया है। और इस समय हम फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में हम देखते हैं कि SCR लगाया है। SCR को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से, और लोड जो है जहां आउटपुट ले रहे हैं वो R और L से मिलके बना है, और इनपुट जो वोल्टेज सोर्स है VS, उसकी वैल्यू है VS इज़ VM साइन ओमेगा T, यानी एक साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे काम में लिया है। अब साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स लेने से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स लगाएंगे इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में, अगर SCR फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होने लगेगी। इस करंट को हमने IS से रिप्रेजेंट किया है, इनपुट करंट है, और लोड में जो करंट है वो I0 है। चूँकि ये एक सीरीज सर्किट है तो IS और I0 इक्वल होंगे, और ये कंडक्शन तब स्टार्ट होगा, करंट फ्लो तब स्टार्ट होगा जब SCR को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम थायरिस्टर शब्द भी काम में लेते हैं SCR के लिए। तो इसकी जो करंट है उसको IS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और T रिप्रेजेंट कर रहा है थायरिस्टर को। और जब थायरिस्टर रिवर्स बायस में होता है तो उस पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उसको VT से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जो जो हमने इस सर्किट में लगाया है। अब हम इसके सर्किट की वर्किंग देखेंगे कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है। सिंगल फेस हाफ वेव थायरिस्टर सर्किट विथ RL लोड अभी अपन ने फिगर में देखा। एट ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा थायरिस्टर इज टर्न ऑन बाय गेटिंग सिग्नल। हम जानते हैं कि जब हम SCR के ऊपर या थायरिस्टर के ऊपर फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है। वो जब तक कंडक्ट नहीं करता जब तक कि गेट पे ट्रिगर पल्स ना लगाएं। तो हम ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा पे, मतलब इतने एंगल पे, अल्फ़ा डिग्री एंगल पे अगर गेट पे फायरिंग पल्स देते हैं तो उस समय SCR ऑन हो जाता है। द लोड वोल्टेज V0 एट वंस बिकम्स इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज VS एज शोन। आउटपुट वोल्टेज जो हैं वो इनपुट वोल्टेज VS के इक्वल हो जाते हैं, बट द इंडक्टेंस L फोर्सेस द लोड और आउटपुट करंट I0 टू राइज ग्रेजुअली। लेकिन जो इंडक्टेंस है L, वो क्या करती है, इंडक्टर का क्या गुण होता है, वो करंट चेंज को अपोज करती है, तो लोड में करंट को ग्रेजुअली राइज करती है। वोल्टेज तो एकदम V0 बराबर हो जाते हैं VS के, लेकिन करंट इसमें धीरे धीरे राइज होती है ड्यू टू इंडक्टर L। इस पॉइंट को हम इस सर्किट से समझते हैं, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, कि VM साइन ओमेगा टी हमारा साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स है। ये हमारा VM साइन ओमेगा टी एक साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स है। ये किस तरह की वेव फॉर्म देता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी आता है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आता है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारा अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो SCR का जो एनोड है वो हमारे पॉजिटिव से कनेक्टेड है और कैथोड इस R और L के थ्रू नेगेटिव से है। तो इस समय हमारा SCR जो T है, T किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, T होगा फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में हम जानते हैं कि SCR शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में बहुत कम होता है। तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है तो जो VS वोल्टेज हैं ये सारे के सारे हमें आउटपुट में मिलेंगे, यानी जो V0 है वो इस समय हमारे को मिलेगा VS के बराबर, क्योंकि VT जो वोल्टेज हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे VT के अक्रॉस वोल्टेज 0 के, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं फॉरवर्ड बायस में लगभग 0 होता है। हालांकि बहुत कम होता है, 0 नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। तो V0 VS के बराबर होता है। लेकिन ये सर्किट प्योर रजिस्टिव नहीं है। अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट होता तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, लेकिन यहाँ पे R और L दोनों लगाए हैं। इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये करंट चेंज को अपोज करता है, और इंडक्टर में करंट वैसे भी वोल्टेज को लैग करती है। तो जो इस सर्किट की करंट है I0, ये इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि वो V0 वोल्टेज से लैग करती है। I0 करंट इज़ लैगिंग V0। अब कितने डिग्री से करेगी, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो हम कहते हैं करंट 90 डिग्री पीछे रहती है, लेकिन यहाँ पे R और L का कॉम्बिनेशन लिया है लोड में, तो करंट 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पीछे रहेगी। आफ्टर सम टाइम I0 रीचेस मैक्सिमम वैल्यू देन बिगिन टू डिक्रीज,
यानी जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो करंट धीरे धीरे राइज हुई। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फ़ा एंगल पे जब गेट पे ट्रिगर पल्स थी और SCR ऑन हुआ तो वोल्टेज तो एकदम V0 वोल्टेज तो VS के इक्वल हो गए, लेकिन I0 करंट धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। और उसके बाद जब इनपुट वोल्टेज कम होते हैं तो करंट भी हमारी डिक्रीज़ होने लगती है। एट ओमेगा t इज इक्वल टू पाई V0 इज़ 0 बट I0 इज़ नॉट 0 बिकॉज ऑफ द लोड इंडक्टेंस L। ओमेगा t इज इक्वल टू पाई पे, यानी 0 से पाई के बीच में SCR फॉरवर्ड बायस रहा, और जब ओमेगा t इज इक्वल टू पाई हुआ तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है VS वो ज़ीरो हो गया। तो इस समय आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन I0 जीरो नहीं होती, क्योंकि जो लोड इंडक्टेंस है L, इसने जो एनर्जी स्टोर करी करंट के फॉर्म में वो अभी भी फ्लो होगी। यानी V0 जीरो होने पर I0 जीरो नहीं होगा, ये इससे लैग करेगा। आफ्टर ओमेगा t इज इक्वल टू पाई SCR इज सब्जेक्ट टू रिवर्स एनोड वोल्टेज बट इट विल नॉट बी टर्न्ड ऑफ एज लोड करंट इज नॉट लेस देन द होल्डिंग करंट। ओमेगा t इज इक्वल टू पाई पे SCR पे क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाता है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो SCR पे इस समय रिवर्स बायस लगते हैं। लेकिन करंट जो है वो उस समय I0 करंट जीरो नहीं होती। क्यों I0 जीरो इसलिए नहीं होती, क्योंकि हमको पता है इंडक्टर में करंट लैग कर रही है वोल्टेज से, तो वोल्टेज तो जीरो हो गए बट I0 नहीं ज़ीरो है। I0 कब जीरो होगी, और I0 जीरो नहीं हुई तो अपना क्या होगा, SCR एकदम ऑफ भी नहीं होगा। SCR ऑफ होने के लिए क्या ज़रूरी है कि करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो। होल्डिंग करंट वो करंट होती है, इट इज़ अ मिनिमम करंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमेन SCR ऑन। SCR को ऑन रहने के लिए जो मिनिमम करंट चाहिए वो होल्डिंग करंट कहलाती है। तो जब I0 की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होगी तभी हमारा SCR ऑफ होगा। तो इस चीज़ को हम वेवफॉर्म के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि इस वेवफॉर्म में दिखा रखा है कि अपना पहले तो इनपुट साइनसोडियल वेवफॉर्म दिखा रखी है। फर्स्ट जो वेव है जिसमें एक्स एक्सिस पे तो हमने ओमेगा टी ले रखा है और वाई एक्सिस पे हमने VS ले रखा है। VS हमारे यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हैं, साइनसोडियल वोल्टेज हैं जो हम SCR पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं, इनकी VS की वैल्यू है VM साइन ओमेगा टी। VS इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तात्क्षणिक मान है, और ये तात्क्षणिक मान बराबर होता है VM साइन ओमेगा टी के। जैसे कि इस वेव से दिख रहा है 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि SCR पाई से 2 पाई के बीच में ऑफ रहेगा, क्योंकि SCR क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली पाई पे करंट जीरो नहीं होगी, करंट चूँकि वोल्टेज से लैग कर रही है तो थोड़ी देर तक SCR में करंट फ्लो होगी। SCR कब ऑफ होगा, जब उसकी करंट होल्डिंग करंट से बिलो हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि पाई से 2 पाई में ये रिवर्स बायस रहता है। एट सम एंगल बीटा इज ग्रेटर देन पाई, I0 reduced to 0 and SCR is turned off as it is already reverse biased। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि बीटा कोई एंगल है जिसकी वैल्यू पाई से ग्रेटर है, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इस बीटा एंगल के ऊपर हमारी I0 जीरो हो जाएगी। अब अभी हमने देखा, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि इंडक्टर है तो करंट लैग करेगी, तो वोल्टेज तो हमारे पाई पे ज़ीरो हो गए, लेकिन करंट पाई के बाद जीरो होगी, धीरे धीरे ज़ीरो होगी, तो बीटा एंगल पे हमारी करंट जीरो हो जाती है और SCR हमारा इस समय ऑफ हो जाता है, क्योंकि इस समय करंट I0 जीरो हो गई, तो SCR ऑफ हो जाता है। और SCR पे ऑलरेडी पाई पे हमने रिवर्स बायस लगा दिया, लेकिन चूंकि उसमें करंट फ्लो हो रही थी I0, तो वो थोड़ी देर के लिए ऑन था, लेकिन इसके बाद SCR हमारा, बीटा के बाद SCR हमारा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, रिवर्स बायस लग रहा है। आफ्टर ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा, V0 इज इक्वल्स टू 0 एंड I0 इज इक्वल्स टू 0, यानी ओमेगा टी की वैल्यू, एंगल की वैल्यू अगर हमारे बीटा के बराबर हो तो उस समय आउटपुट वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाएंगे और आउटपुट करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज को V0 से रिप्रेजेंट किया है और आउटपुट करंट को I0 से रिप्रेजेंट किया है। अब एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा SCR इज ट्रिगर अगेन, V0 इज अप्लाइड टू द लोड एंड लोड करंट डेवलप्स एज बिफोर। अब 2 पाई के बाद हमारा SCR अगेन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम अल्फ़ा पे फायर करते हैं SCR को, यानी गेट पे ट्रिगर पल्स देते हैं, तो हमारा SCR किस पे ऑन होगा, 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे SCR ऑन होगा और V0 वोल्टेज लोड पे अप्लाई होंगे
और वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, वी एस के बराबर होगी, क्योंकि इस समय एस सी आर ऑन हो गया तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और पहले की तरह लोड करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लोड करंट आई नॉट जो है वो वी नॉट से अगेन लैग करेगी, तो ये साइकिल चलता रहेगा। एंगल बीटा इज कॉल्ड द एक्सटिंक्शन एंगल एंड बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू गामा इज कॉल्ड कंडक्शन एंगल। अब बीटा क्या था, बीटा वो पॉइंट था, बीटा वो एंगल था जिसमें हमारी आई नॉट की वैल्यू 0 हो रही है और एस सी आर ऑफ हो रहा है, तो बीटा कहलाता है एक्सटिंक्शन एंगल, यानी एक्सटिंक्ट कर रहा है, उसको बंद कर रहा है एस सी आर को, यानी एस सी आर में करंट फ्लो होना इस पर बंद हो जाएगा। अब हमारा एस सी आर में करंट फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अल्फ़ा से स्टार्ट हुआ था, अल्फ़ा से बीटा तक हमारा एस सी आर कंडक्ट करा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा जो एंगल है जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इनके अंतर को, ये कहलाता है कंडक्शन एंगल। क्योंकि कंडक्शन एंगल इसलिए क्योंकि इस बीच हमारा एस सी आर कंडक्ट करता है। अब इस चीज़ को अगर हम इस सर्किट डायग्राम से देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो हमने देखा था ये कैसे वर्क करता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारा क्या होता है, अपर टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है एंड लोअर टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे हमारा जो एस सी आर टी है ये कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस आ जाता है एस सी आर पे। एस सी आर हमारा रिवर्स बायस हो जाता है तो इस समय ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा वी नॉट वोल्टेज है वो उस समय क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और आई नॉट की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, क्योंकि कोई भी करंट इसमें फ़्लो नहीं होगी, क्योंकि एस सी आर जो है इसका रजिस्टेंस इतना हाई हो जाएगा ऑफ कंडीशन में कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इस समय जो वी टी वोल्टेज है, वी टी वोल्टेज क्या होंगे इस समय, मैक्सिमम होंगे। क्यों होंगे मैक्सिमम, क्योंकि जो वी एम साइन ओमेगा टी है ये सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, वी टी पे हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में वी टी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे और आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो ज़ीरो मिलेगा। अब अगेन वापस से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो जो पहले वाला केस हमने पढ़ा था कि ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव होगा, एस सी आर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम मिलेंगे, वही चीज़ इसमें रिपीट होती रहती है। एस सी आर का जो अभी अपन ने वर्किंग देखी, अब उसको अगर हम वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करें तो अभी तो हमने देखा था साइनोसोडियल वेव फॉर्म वी एस के बारे में देखा था। वी एस की वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी। अब दूसरी जो वेव फॉर्म बनाई है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए बनाई है। इसमें एक्स एक्सिस पे तो हम ओमेगा टी लेते हैं और वाई पे क्या लेते हैं, हम वी नॉट लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा लिया है अपन ने, अल्फ़ा कब है जिस पे हम एस सी आर की क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। एस सी आर की फायरिंग अगर अल्फ़ा एंगल पे कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मिलना शुरू होंगे, हम देख रहे हैं अल्फ़ा के बाद से आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू होंगे और पाई एंगल तक आउटपुट मिले। लेकिन फिर क्या हुआ कि रिवर्स वोल्टेज भी आएंगे इस पर जब तक कि इसकी आई नॉट करंट क्या हो जाए, ज़ीरो नहीं हो जाए। यानी हमारा जो एस सी आर है वो बीटा तक कंडक्ट किया, इस डायग्राम में दिखा रखा है कि बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है बीटा तक, क्योंकि लोड इंडक्टिव है तो उसने करंट चेंज को अपोज करता है। तो पाई पे हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ पे पाई एंगल है, पाई एंगल पे हमारा क्या हो जाना चाहिए, एस सी आर रिवर्स बायस हो जाना चाहिए और ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन जो आई नॉट करंट है वो थोड़ी देर तक फ्लो होती है। इंडक्टर का गुण होता है कि वो करंट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, तो जो एनर्जी उसने स्टोर की है वो वापस से डिस्चार्ज होती है, तो थोड़ी देर तक हमारा एस सी आर कंडक्ट करता है। तो बीटा वो पॉइंट है जहाँ तक एस सी आर कंडक्ट करेगा। यानी कंडक्शन कहाँ से शुरू हुआ, हमारा अल्फ़ा से हुआ और बीटा तक हुआ। अब पाई से 2 पाई के बीच में हम देख रहे हैं कि हमारा एस सी आर ऑफ है, तो हमारा जो वी नॉट वोल्टेज है वो भी क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो इस बिंदु तक हमारे ज़ीरो मिलने चाहिए थे, ये जो डॉट लगाया मैंने। लेकिन उसके बाद हमारा एस सी आर तो फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन वापस वो अल्फ़ा डिग्री का एंगल हमको लेना पड़ेगा जिस पे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर पल्स देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है 2 पाई, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 2 पाई पे ख़त्म हो रही है, ये वाली लाइन 2 पाई पे हमारा वापस से एस सी आर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, लेकिन कंडक्शन उसका शुरू होगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे। तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे कंडक्ट किया, फिर आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर मिलने लगे। कब तक मिले, उस पर 3 पाई तक तो मिले। उसके बाद थोड़ी देर तक और करंट फ्लो हुई क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी, वो पार्ट क्या है, बीटा है। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंड वेव फॉर्म आती है। अब सेकेंड वेव फॉर्म हमारी ये आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि करंट क्या होगी, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
अब हमने अगर एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी और वाई पे हम ले लें आई एस और आई नॉट, आई एस और आई नॉट बराबर रहेंगे क्योंकि एक सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको आई एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आई नॉट से भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्फ़ा एंगल पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट धीरे धीरे बढ़ी और करंट मैक्सिमम हुई। लेकिन करंट का मैक्सिमम अगर ऊपर वाली वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में देखें तो वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आता है और करंट का मैक्सिमम लेट आता है, क्योंकि करंट लैग कर रही है। अब करंट इसमें कब तक फ्लो हुई, करंट फ्लो हुई इस पॉइंट तक, बीटा पॉइंट तक करंट का फ्लो इसमें रहता है। यानी बीटा पॉइंट ये वाला है, इस बिंदु तक जो ये रेड पॉइंट लगा है ये बीटा एंगल तक, तो करंट यहाँ तक फ्लो होती है। हालांकि वैसे करंट इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जानी चाहिए, ये वाला पॉइंट है पाई, यानी अल्फ़ा से पाई फ्लो होनी चाहिए। लेकिन इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर कर रखी, तो करंट कब तक फ्लो होगी, बीटा तक फ्लो होगी। यानी अल्फ़ा से लेकर बीटा तक इसका कंडक्शन रहा। उसके बाद करंट जीरो हो गई, करंट 2 पाई तक ज़ीरो रही। लेकिन 2 पाई के बाद एस सी आर फॉरवर्ड बायस तो हो गया, लेकिन जब तक गेट पे ट्रिगर पल्स नहीं देंगे एस सी आर ऑन नहीं होगा। तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये वाला पार्ट भी हमने लिया, तो 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक एस सी आर ऑफ रहा, तो करंट हमारी ज़ीरो रही। 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे वापस हमने इसको ट्रिगर ऑन किया गेट पे पल्स देके, तो हमारा एस सी आर ऑन हो गया और करंट फ्लो होने लगी। तो करंट का ये पाथ रहा। अब करंट कब तक फ्लो होती है, बीटा तक, तो बीटा तक करंट फ्लो होती रही। तो इस तरीके से आई एस और आई एस या आई नॉट के हम वेवफॉर्म खींच सकते हैं। अब जो लास्ट वाली वेवफॉर्म दिख रही है वो दिख रही है एस सी आर के लिए, यानी एस सी आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे। एस सी आर के वोल्टेज ड्रॉप को वी टी से रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने ओमेगा टी लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब एस सी आर ऑफ होता है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो सारे इनपुट वोल्टेज एस सी आर पे ही ड्रॉप हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं अल्फ़ा एंगल तक, मतलब इस बिंदु तक अगर हम देखें अल्फ़ा तक, तो अल्फ़ा तक एस सी आर ऑफ है। तो ऑफ है तो जो इनपुट वोल्टेज हैं वो सारे के सारे एस सी आर पे मिल रहे हैं। अल्फ़ा पे एस सी आर ऑन हुआ तो उस समय हम देख रहे हैं कि थायरिस्टर पे वोल्टेज क्या हुए, ज़ीरो है। ऑन कंडीशन में इस पर वोल्टेज ज़ीरो रहे। बीटा तक अगर हमारा एस सी आर ऑन रहा, ये पॉइंट है हमारा बीटा, तो बीटा तक हमारा एस सी आर ऑन रहा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो रहे। उसके बाद वोल्टेज राइज करेंगे। अब चूंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आता है पाई से 2 पाई के बीच में, तो वी टी पे भी वोल्टेज जो हुए वो नेगेटिव हुए। अब कब तक, पॉजिटिव में भी अल्फ़ा तक इस पर वोल्टेज मिलेंगे। 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे अगेन एस सी आर ऑन हो गया तो इसके वोल्टेज क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये पाथ इसने फॉलो किया। तो इस तरीके से जो आउटपुट है उसका उल्टा एस सी आर पे होगा। अगर आउटपुट वोल्टेज हाई मिल रहे हैं तो एस सी आर पे कम मिलेंगे, ज़ीरो मिलेंगे लगभग। और अगर आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो मिल रहे हैं तो सारे के सारे वोल्टेज एस सी आर पे हमको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करता है और इसकी हमने डिफरेंट वेवफॉर्म देखी। अब हम इसका कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, एवरेज वोल्टेज निकालेंगे, आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि जब ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा है तब वी टी बराबर हमारा आता है वी एम साइन अल्फ़ा। यानी अल्फ़ा से पहले यानी जीरो से अल्फ़ा के बीच में हमारा एस सी आर ऑफ रहता है, क्योंकि अल्फ़ा पे ही हमने एस सी आर को फायरिंग पल्स दी तभी वो ऑन होगा। तो ज़ीरो से अल्फ़ा के बीच में एस सी आर ऑफ रहता है, तो जो इनपुट वोल्टेज हैं वो सारे के सारे एस सी आर पे अपेयर होते हैं। तो हमने लिखा वी टी इज इक्वल टू उस समय होता है वी एम साइन अल्फ़ा होता है। अब जब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टू बीटा हो जाए, यानी अल्फ़ा से बीटा के बीच में हमारा एस सी आर कंडक्ट करता है, तो जब एस सी आर कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं। तो जब अल्फ़ा से बीटा के बीच में वी टी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो हमने लिख दिया वी टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पर अगेन एस सी आर क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ऑफ कंडीशन में इस पर वोल्टेज ड्रॉप वी टी इज इक्वल टू हो गए वी एम साइन बीटा, क्योंकि एंगल इस समय बीटा है। तो ये हमने ऑन कंडीशन में और ऑन होने से पहले और ऑफ होने के बाद कितने वोल्टेज अवेलेबल होते हैं एस सी आर पे, वो सारे हमने देखे। अब बीटा की जो वैल्यू है, बीटा इज़ ग्रेटर देन पाई है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पर वी टी नेगेटिव होगा। हमने देखा है जब पाई से 2 पाई के बीच में एस सी आर रिवर्स बायस होता है तो सारे के सारे इनपुट वोल्टेज एस सी आर पे ही ड्रॉप होते हैं। तो अगर इनपुट वोल्टेज रिवर्स हो गया तो एस सी आर पे वोल्टेज वी टी भी कैसे होंगे, रिवर्स होंगे, यानी नेगेटिव होंगे। तो एस सी आर ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा से 2 पाई के बीच रिवर्स बायस रहता है। अब इस सर्किट का अगर हम टर्न ऑफ टाइम लगा दें
तो टर्न ऑफ टाइम कितनी देर ऑफ रहेगा, वो टर्न ऑफ टाइम हो गया, बीटा से ऑफ होना शुरू हुआ, बीटा से 2 पाई के बीच में ऑफ रहा, तो टर्न ऑफ टाइम क्या हो गया, ओमेगा टी सी इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस बीटा, और टी सी निकालना है तो ओमेगा को नीचे ले गए, तो हमने लिखा टी सी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। मतलब ये चीज़ इस तरीके से आई है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपन लिखते हैं ओमेगा इंटू टी सी इज़ टर्न ऑफ टाइम ऑफ एस सी आर। तो कितनी देर ऑफ रहा, बीटा से 2 पाई के बीच में ऑफ रहा, तो कितना एंगल रहा, 2 पाई माइनस बीटा रहा। अब 2 पाई माइनस बीटा में अगर टी सी हमको निकालना है तो ओमेगा को नीचे ले जाओ, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा टी सी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। सर्किट का कम्यूटेशन टाइम टी सी थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा रखा जाता है। अब कम्यूटेशन टाइम क्या होता है, एस सी आर को ऑन से ऑफ बनाने में जो समय लगता है वो कम्यूटेशन टाइम कहलाता है। तो एक मतलब एस सी आर का जो टर्न ऑफ टाइम है, एक एस सी आर को ऑफ होने में जो टाइम लगा उससे इस सर्किट का कम्यूटेशन टाइम ज़्यादा रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि जब टी ऑन होता है तो जो इनपुट वोल्टेज हैं वो सारे के सारे कहाँ अपेयर होते हैं, आउटपुट में होते हैं। तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू होती है, टी ऑन हो तो वी एम साइन ओमेगा टी होती है। तो वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज जो होते हैं, यानी ये जो वी एम साइन ओमेगा टी है ये इनपुट वोल्टेज है, ये किसके बराबर होंगे, आउटपुट वोल्टेज के होंगे। और आउटपुट किस किस के अक्रॉस मिल रहा है, आर और एल के अक्रॉस मिल रहा है। तो रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को हम लिखते हैं आर आई नॉट से, और इंडक्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको लिखते हैं हम एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें करंट आई को किससे रिप्रेजेंट किया, आई नॉट आउटपुट करंट से, तो हमने लिख दिया आर आई नॉट प्लस एल डी आई नॉट अपॉन डी टी। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब जो लोड करंट है उसके दो भाग होते हैं, एक तो स्टडी स्टेट कंपोनेंट और एक ट्रांजिएंट कंपोनेंट, यानी आई नॉट के दो भाग हैं, स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट। स्टडी स्टेट को आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिएंट कंपोनेंट को आई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो स्टडी स्टेट कंपोनेंट है आई एस, उसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, आई एस इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। करंट की वैल्यू होती है वी बाई आर, तो वी की वैल्यू यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, वी एम साइन ओमेगा टी होगी। लेकिन करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे रहती है, इसलिए हमने लिख दिया वोल्टेज की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 5, यानी फेज शिफ्ट कितने का है, 5 डिग्री का है। अपॉन आर करते हैं तो आर की जगह हमने यहाँ पे लिखा जेड, क्यों, क्योंकि यहाँ प्योर रजिस्टिव सर्किट नहीं है, यहाँ पे आर और एल दोनों करंट के फ्लो में अपोज कर रहे हैं, तो जेड बन गया, आर की जगह शब्द क्या मिलेंगे, जेड। और जेड की वैल्यू जो होती है वो होती है जेड इज इक्वल्स टू हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे वैसे ये एक्स जो लिखा है ये एक्सएल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सएल क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी इंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स बराबर एक्सएल ही है यहाँ पे, तो ये पूरी चीज़ क्या हुई, एक तरह से जेड हुई, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, जेड, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एक्सएल की जो वैल्यू होती है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल के, एंड ओमेगा इज़ 2 पाई एफ, एल इज़ इंडक्टेंस, एफ है फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमारी आई एस की वैल्यू स्टडी स्टेट कंपोनेंट की वैल्यू आएगी। अब हम ट्रांजिएंट कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ट्रांजिएंट कंपोनेंट की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x अपॉन आर, और x की वैल्यू जैसे मैंने आपको अभी बताया x बराबर होता है ओमेगा एल। फाई क्या है, वह एंगल है जिससे आरएमएस करंट आई एस वोल्टेज से पीछे रहती है, यानी लैगिंग एंगल, करंट जो लैग करती है वोल्टेज से उसको फाई से रिप्रेजेंट करा है। अब जो ट्रांजिएंट कंपोनेंट है आई टी, उसको अपन इस तरीके से निकालते हैं, आर आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से ट्रांजिएंट कंपोनेंट को निकाला जाता है। ट्रांजिएंट कंपोनेंट निकालने के लिए हमने लिखा है आर आई टी प्लस एल डी आई टी अपॉन डी टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो अपन ने अभी वोल्टेज निकाला है उसको किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर। और आई एस की जगह यहाँ पे स्टडी करंट की जगह ट्रांजिएंट कंपोनेंट लेना है तो हमने आई टी ले लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आई टी की वैल्यू आएगी वो आएगी ए कांस्टेंट है यहाँ पे, ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी, ये वैल्यू आ गई। अब जो हमने आई नॉट की वैल्यू निकाली और आई टी की वैल्यू निकाली, सॉरी आई एस की जो वैल्यू निकाली और आई टी की निकाली, ये दोनों किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है।
क्योंकि टोटल करंट आई नॉट जो थी वो स्टडी करंट और ट्रांजिएंट करंट का सम थी। तो आई एस की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, उसको यहाँ पुट कर दिया, और आई टी की वैल्यू ये को यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये दोनों करंट हो गई आई नॉट इज इक्वल्स टू आई एस प्लस आई टी। यहाँ की जगह रखा है मैंने आपको बताया जेड इम्पीडेंस होती है। आर और एल के द्वारा करंट के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न हुई उसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जेड ले लिया, और ए यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हम ये कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं, कब करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, अल्फ़ा पे हुआ, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया अल्फ़ा बाय ओमेगा। पर हम आपको पता है कि इस समय अल्फ़ा पे टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा पे आई नॉट की वैल्यू 0 थी, क्योंकि इस समय तक गेट पे ट्रिगर पल्स नहीं दी थी। और जब टी ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है तब हम गेट पे ट्रिगर पल्स देते हैं, तब आई नॉट करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि टी इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय ओमेगा पर आई नॉट 0 होता है। अतः अब आपका सेकेंड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करें कि आई नॉट की वैल्यू 0 रख दें, और उस समय टी की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, अल्फ़ा बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी बराबर अल्फ़ा होता है। तो ये पुट करने पे हमारी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इसमें आई नॉट की जगह तो हमने 0 रख दिया, तो वी एम बाई जेड एज इट इज़ था। साइन ओमेगा टी की जगह हमने यहाँ पे इस जगह पे अल्फ़ा रखा, इस जगह पे अल्फ़ा रखा, -5 प्लस ए ई की पावर माइनस आर बाय एल, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा बाय ओमेगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो किस तरीके से ये होगा, इस चीज़ को अगर अपन इस चीज़ को इधर ले गए वी एम बाई जेड साइन अल्फ़ा -5 को, तो ये माइनस में हो गया, तो हमारा हो गया ये वाली चीज़ ए ई की पावर माइनस आर अल्फ़ा। ऊपर वाली न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर अपने आप हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ई की पावर माइनस आर अल्फ़ा अपॉन एल ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस वी एम बाई जेड साइन अल्फ़ा -5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ई की पावर माइनस आर अल्फ़ा अपॉन एल ओमेगा नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर वो चला गया और उसको ऊपर लेते हैं तो जो माइनस में जो था ई की पावर माइनस आर अल्फ़ा अपॉन एल ओमेगा ऊपर के प्लस में हो गया। तो हमने लिखा माइनस वी एम बाई जेड साइन अल्फ़ा -5 तो एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर लाए तो माइनस की जगह पावर किस में आ गई, प्लस में आ गई। तो ये ए जो कांस्टेंट माना था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ए की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में रखी। सेकेंड इक्वेशन थी आई नॉट इज इक्वल्स टू आई एस प्लस आई टी, यानी स्टेडी स्टेट कंपोनेंट प्लस ट्रांजिएंट कंपोनेंट का सम। तो उसमें अगर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी तो हमारी ये इक्वेशन आ गई आई नॉट की। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है ई की पावर दो चीज़ें, एक तो ई की पावर आर अल्फ़ा अपॉन एल ओमेगा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस आर बाय एल मल्टीप्लाई बाय टी। दोनों के बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो इनको जब पावर को जोड़ा तो माइनस साइन बाहर लिया और आर बाय ओमेगा एल बाहर लिया। तो आर बाय ओमेगा एल बाहर लिया और माइनस साइन लेने पे इसमें क्या बच गया, ओमेगा टी ऊपर बच गया, क्योंकि आर और एल बाहर आ गए, ओमेगा था नहीं इस पार्ट में तो ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो हमारी ये चीज़ आ गई ई की पावर माइनस आर ओमेगा एल ब्रैकेट में आया ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, जो कि हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब अगर हम ये देखें कि हमारा कंडक्शन कितनी देर के लिए हुआ, अल्फ़ा से बीटा के बीच में हुआ, यानी ओमेगा टी की वैल्यू अगर अल्फ़ा से बीटा के बीच लाई करती है, यानी ये वाली इक्वेशन कह रही है कि ओमेगा टी लाइज बिटवीन अल्फ़ा टू बीटा, अल्फ़ा से तो ज़्यादा है और बीटा से कम है, तो इस समय के लिए हमारा एससीआर कंडक्ट करता है। तो जब ओमेगा टी बराबर बीटा हो गया तो अगेन उस समय लोड करंट हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यह मान अगर हम फोर्थ इक्वेशन में रखें, यानी क्या वैल्यू रखें हम कि वापस से जब हमारा आई नॉट 0 हो गया तो हमारी इस फोर्थ इक्वेशन में हमने 0 रखा तो हमारी ये वाली चीज़ आई। अब इसको क्या किया अपन ने, जब हमने आई नॉट की वैल्यू 0 रख दी तो अब जो माइनस वाला पार्ट है उसको अपन क्या करें, माइनस वाले पार्ट को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी वी एम, ये वाली दिस इज़ द इक्वेशन सॉल्व करने पे। अब इसमें वी एम बाई जेड कॉमन पार्ट कट रहा है तो यहाँ बच गया, क्या बच गया नेक्स्ट इक्वेशन में, फिफ्थ में बच गया हमारा साइन बीटा -5 इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा -5 ई की पावर माइनस आर बाय ओमेगा एल बीटा माइनस अल्फ़ा। अब इस फिफ्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करके बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो उसको सिंप्लीफाई करके निकाला जा सकता है।
लेकिन हमारा यहाँ पे मेन बीटा निकालने का एम ये है कि बीटा वो एंगल है जिसके ऊपर हमारा SCR ऑफ हो जाता है। हालांकि पाई पे हमारा SCR रिवर्स बायस हो गया, लेकिन ऑफ वो बीटा एंगल पे जाके होता है क्योंकि उसमें इंडक्टर के कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो होती रहती है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे एवरेज लोड वोल्टेज कि एवरेज लोड वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, V0 की वैल्यू क्या आती है। तो एवरेज लोड वोल्टेज है V0। अब किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो हम सारी क्वांटिटी का सम करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी करते हैं। तो यहाँ सम करने के लिए हमने इंटीग्रल लिया। अब आउटपुट वोल्टेज का एवरेज निकाल रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज हमको पता है 0 से अल्फ़ा के बीच में 0 मिल रहा है और बीटा से 2 पाई के बीच में भी 0 मिल रहा है, बीटा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा के बीच में 0 मिल रहा है। तो हमारा सिर्फ कंडक्शन पार्ट कौन सा है, अल्फ़ा से बीटा है। तो हमने यहाँ V0 निकालने के लिए क्या किया, अल्फ़ा से बीटा सम कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो इंटीग्रल ले लिया, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी लिखा। अब इसको 2 पाई से डिवाइड किया क्योंकि हमारा कहाँ से कहाँ तक साइकिल है, पूरा 0 से 2 पाई है, तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ तो 2 पाई तक है। बट हुआ क्या यहाँ पे कि 0 से अल्फ़ा वाले पार्ट को हमने वोल्टेज के 0 कर दिया और बीटा से 2 पाई वाले पार्ट को भी हमने 0 कर दिया क्योंकि उस समय आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है। इसलिए हमारी इक्वेशन बन गई कि V0 इज़ इक्वल्स टू 1/2 पाई अल्फ़ा टू बीटा। अल्फ़ा लोअर लिमिट है, अल्फ़ा से कंडक्शन शुरू हुआ, बीटा तक कंडक्शन रहा। Vm sin ओमेगा टी वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और इधर लिख दिया हमने डी ओमेगा टी। अब Vm कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो Vm/2 पाई इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी आ गया। अब साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हमने माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिया, लेकिन माइनस साइन बाहर ले लिया और कॉस ओमेगा टी पे लोअर लिमिट भी लगा दी अल्फ़ा और अपर लिमिट लगा दी बीटा। अब अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो माइनस Vm/2 पाई तो है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब माइनस साइन से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हो गया V0 इज़ इक्वल्स टू Vm/2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा था, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस अल्फ़ा प्लस का हो गया और कॉस बीटा माइनस का हो गया। अब अगर हमें एवरेज लोड करंट निकालनी है तो लोड करंट क्या होगी, एवरेज वोल्टेज अपॉन R। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, V0 जो है इसको R से डिवाइड, V0 की जो वैल्यू है इसको R से डिवाइड कर देंगे, यानी जो एवरेज लोड करंट है I0 इज़ इक्वल्स टू V0 अपॉन क्या हो गया, R हो गया। और V0 की वैल्यू हम ऊपर से रख लेंगे, तो V0 की वैल्यू आई Vm/2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा और R आ गया, तो ये हमारी I0 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको निकालना है RMS लोड वोल्टेज। RMS लोड वोल्टेज के लिए अब RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है और फिर उसका अंडर रूट करना है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को V0R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, मीन लेने के लिए क्या करते हैं, सम करते हैं क्वांटिटी का, तो उसके लिए हमने इंटीग्रल यूज़ कर लिया, लिमिट लगा दी अल्फ़ा से बीटा, क्योंकि 0 से अल्फ़ा और बीटा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा के लिए हमारा SCR ऑफ रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेंगे, तो उसको लिया ही नहीं, सिर्फ अल्फ़ा से बीटा वाली वैल्यू ले ली। और टोटल मीन निकालने के लिए 2 पाई से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू रखी हमने Vm साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी Vm साइन ओमेगा टी की जगह उसका स्क्वायर करा, और स्क्वायर करा तो हमको यहाँ पे अंडर रूट भी लेना पड़ा, यानी पावर हाफ भी लेनी पड़ी। तो अब हमारा जो VOR है वो हो जाएगा Vm स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई अल्फ़ा से बीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इसकी पावर लगा दी अपन ने हाफ। अब यहाँ पे हमने Vm स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाहर आ गया और ओमेगा टी की जगह थीटा मान लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और जो इंटीग्रल करा डी थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डी ओमेगा टी था तो ओमेगा टी की जगह थीटा रख लिया और पावर हाफ हो गई। अब साइन स्क्वायर थीटा के इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता है तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला। इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा को हम ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड और cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड लाएं तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, और 2 साइन स्क्वायर था, 2 को नीचे लाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब अपन इसको ऊपर वाली इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हमारी नीचे वाली इक्वेशन आ गई।
ये वाली जो इक्वेशन आई इसमें से इसका जो 2 है, ये वाला 2 है, इसको इस 2 से किया तो ये हो गया 4, तो 4 पाई आ गया Vm² अपॉन 4 पाई, और आपकी ये अंदर बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब अपन ने Vm² अपॉन 4 पाई होता है, इसका अंडर रूट से बाहर लेते तो ये हो जाता Vm2, 4 का अंडर रूट हो गया 2 और ये हो गया रूट पाई। लेकिन यहाँ पे भी पावर लगाएंगे हम हाफ, 1/2 पावर यहाँ रहेगी। तो ये अपना सिर्फ बचा इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और पावर हो गई 1/2। Vm अपॉन 2 रूट पाई अंडर रूट के बाहर आ चुका है। अब हम इंटीग्रल करेंगे तो 1 का जो इंटीग्रल है वो तो आता है, 1 का इंटीग्रल आता है थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो वो आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आएगा। अब 2 थीटा का खुद का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आएगा, तो साइन 2 थीटा को किससे डिवाइड करने पड़ेगा, 2 से, तो हमारा इंटीग्रल ये आ जाएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, और लिमिट लगा देंगे लोअर टू अपर। अब अपनी आरएमएस वैल्यू हो गई वोल्टेज की Vm अपॉन 2 रूट पाई थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट और अंडर रूट में। अब अपन यहाँ पे लगाएंगे, अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर करते हैं, तो थीटा पहले तो बीटा रखेंगे इस पूरे में, तो थीटा की जगह हमने लिख दिया बीटा, साइन 2 थीटा की जगह साइन 2 बीटा अपॉन 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला पार्ट तो जो हो गया हमारा अपर लिमिट का हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस थीटा की जगह हम रखेंगे अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन 2 अल्फ़ा अपॉन 2 आ गया। बीटा माइनस अल्फ़ा को साथ ले लें और इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो माइनस 1/2 का कॉमन लिया तो इस साइन 2 अल्फ़ा तो माइनस का हो गया और साइन 2 बीटा प्लस का हो गया, तो ये हो गया साइन 2 बीटा माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा की पावर हाफ, और Vm अपॉन रूट 2 पाई हमने बाहर ले लिया। तो इस तरीके से हम वोल्टेज की RMS वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हमने एवरेज वैल्यू भी निकाल ली और RMS वैल्यू भी निकाल ली। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि SCR हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे वर्क करता है, जबकि लोड RL लोड हो, मतलब इंडक्टिव लोड हो और रजिस्टिव लोड भी हो, दोनों हो, तब कैसे वर्क करता है। लेकिन इस समय हमने फ्री व्हीलिंग डायोड काम में नहीं लिया। फिर हमने वोल्टेज कितना मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी RMS वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हमने कैलकुलेशन की और डिफरेंट पॉइंट्स पे वेव फॉर्म को देखा। थैंक यू।